अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट अरबिक, और ये वो टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे। पूरी डिटेल गुफ्तगू आज करूँगा इंशाल्लाह। वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए लेकिन आप देखिएगा और इंशाल्लाह आप इससे बहुत कुछ लेकर उठेंगे। वो सारे बच्चे भी देख सकते हैं जो बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम कैसे तैयारी करें। तो आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी बिल्कुल, तो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उसको इंशाल्लाह वीडियो की शक्ल में आपका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आप मुझे फ़ोन करते हो, कॉल करते हो, व्हाट्सएप मैसेज करते हो, तो अकेले को बताने में वो मज़ा नहीं आता है, वो फीलिंग नहीं आती। यहाँ पर देखें सारे बच्चों के लिए है, क्या है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट अरबिक। ठीक है, यूजीसी नेट अरबिक की तैयारी कैसे करें इसको आज हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पर है कॉमन बेसिक थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले कॉमन बेसिक थिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। ये यूजीसी नेट है क्या? यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होता है वो नेट के लिए होता है, ठीक है, और इसी तरीके से जेआरएफ के लिए होता है। एक ही एग्ज़ाम होता है, नेट का और जेआरएफ का अलग अलग एग्ज़ाम नहीं है। नेट थोड़ा नीचा है, जेआरएफ थोड़ा ऊंचा है। उसकी एक ही पेपर होता है, उसी में ही जो ऊपर होते हैं शुरू के 1% होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है, और शुरू के 6% को नेट मिला करता है। ठीक है, एक ही एग्ज़ाम होता है। नेट का मतलब ये होता है कि आप जो है, अगर नेट आपने हासिल कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो जाते हैं, यानी आप अब अपनी दरखास्त को जो है यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए डाल सकते हैं। ये नेट होता है। और जेआरएफ का मतलब होता है कि आप अगर पीएचडी करेंगे तो आपको सरकार की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से एक फेलोशिप मिला करती है, जिसकी कीमत जो है 31,000 या 35,000 के आसपास हुआ करती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले याद रखें ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं वो आपसे मेहनत का मुतालबा करते हैं। वो आपसे, ठीक है, मेहनत और इसी तरीके से हार्ड वर्क का मुतालबा करते हैं। तो याद रखना, नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का, जद्दोजहद का, कोशिश का और मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं है। मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं है। आपको मेहनत तो करना होगी, बहुत दिल लगा के मेहनत करना होगी। इसी वजह से अगला जो जुमला देखेंगे उसमें मैं थोड़ी डिटेल करूँगा। मेहनत तो करना पड़ेगी, याद रखें। ठीक है, मैंने भी मेहनत की है, जिसने भी निकाला है सब ने मेहनत की है। और सबसे नीचे की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द अरबिक लैंग्वेज। आपको अरबी लैंग्वेज समझना और पढ़ना आना चाहिए। कुछ मिथ्स हैं यूजीसी नेट के बारे में, वो मैं इंशाल्लाह किसी एक वीडियो में ख़ास कर लेकर आऊँगा। लेकिन आज एक बात बयान करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे टीचर ने बताया था कि आप एमए अरबिक में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। फ़र्स्ट ईयर में, एमए अरबिक के फ़र्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में, फ़र्स्ट ईयर का मतलब फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, इसमें एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा भी समझें कि सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम निकला है। हमारे एक भाई हैं, ठीक है, हमारे इफ्लू के एक भाई हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर में ही जेआरएफ निकल गया था। तो इंशाल्लाह ये किसी और वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये अपने जहन से निकाल दीजिए कि जो है फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। सब एग्ज़ाम दे सकते हैं और कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। मेरा भी जेआरएफ जो है फर्स्ट ईयर में निकला हुआ है। मेरा तो चलो सेकंड सेमेस्टर में था, लेकिन मेरे जो इफ्लू के भाई हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका जेआरएफ निकला हुआ था। ठीक है, तो ये मिथ ख़त्म करिए। क्यों ख़त्म करिए? क्या इसके पीछे लॉजिक है? लॉजिक भी है इसके पीछे, वो मैं देने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। पीछे के जो बूढ़े टीचर हैं या पुराने टीचर हैं वो बेचारे अपने बच्चों को बताते रहते हैं, और जिससे बच्चे परेशान रहते हैं, फिर उनको कम मौका मिलता है। अगर 2 साल पूरे अटैम्प्ट करेंगे आप तो आपको 4 मौके मिल सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बेसिक चीज़ क्या है कि एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द अरबिक लैंग्वेज। तो सबसे पहले की बेसिक चीज़ है कि आपको अरबी ज़ुबान पढ़ना और उसको समझना आना चाहिए। ये चीज़ हुई तो फिर कोई चीज़ आपके लिए माने नहीं है कि आप जेआरएफ नहीं निकाल सकते। सच में उससे आगे फिर कहेंगे कि याद करना आपको आता हो, चीज़ें याद हो जाती हों, क्योंकि रटना बहुत है। जेआरएफ को मैं कहता हूँ कि 70% 80% तो ये रटने पर बेस्ड है। 70% चलो कह देंगे, 70% जो है ये रटने पर बेस्ड है, क्रैमिंग पर बेस्ड है। आपको समझना है, फिर उसके बाद रटना है।
ठीक है। रटना, खासकर हमारे अरबिक पेपर में तो पूरा 9 यूनिट पे रटना ही रटना है, सिर्फ याद ही करना है, समझने वाली कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, तो एबिलिटी टू रीड, आप इबारत फहमी, अरबी इबारत फहमी आपको अच्छे से आती हो, इसी तरीके से उसको समझना आता हो। अगर ये कर रहे हैं आप, अगर ये आपको आता है तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको अरबी पढ़ना नहीं आती तो जाके अरबी पढ़ लें, वरना 4-4 साल लगाएंगे फिर JRF में, फिर नेट भी नहीं निकलेगा आपको जब उर्दू किताबों से पढ़ेंगे। आज तक मैंने उर्दू किताबें रखी हुई हैं मेरी तारीख़ दबीर अरबी पे, ठीक है, हसन ज़ैयाद का तर्जुमा भी है और भी किताबें, लेकिन मैंने आज तक उनको छुआ ही नहीं है। ठीक है, देखा ही नहीं है। क्यों पढ़ें उर्दू तर्जुमा जब हमें, चलो ठीक है, ट्रांसलेशन की गर्ज से कभी ट्रांसलेशन देखना हो, ट्रांसलेशन कैसा होता है तब तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम अरबी पढ़ लेते तो अरबी किताब हम असल मसदर की तरफ ना जाएं, जो भी मैं जिक्र करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर आपने ये एबिलिटी आपके अंदर है, जो कह सकते हैं कि रीडिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, अरबिक रीडिंग कम्प्रहेंशन अगर आपके अंदर है तो फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। और ये चीज़ चेक भी कर रहे हैं वो 10 क्वेश्चन पूरे आपके इसी पे आते हैं। आपको पढ़ना नहीं आता है, उर्दू किताबें पढ़ के, वीडियो सुन के आप रट्टा मार के फिर किताब एग्जाम निकालेंगे, नहीं निकलेगा। बहुत अजीब क्वेश्चन आ रहे हैं, 70-30 क्वेश्चन, 30 से 25-30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसको अरबी पढ़ना नहीं आती है वो फिर नहीं कर सकता। तो इसलिए अपनी अरबी अच्छी कीजिए। ठीक है, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते अपनी अरबी अच्छी कीजिए, ये मेरी आपको नसीहत है एक छोटे और बड़े भाई होने के नाते। ठीक है, रिक्वायर ओनली 3 to 6 months टू प्रिपेयर वेल। सिर्फ जो है 3 से 6 महीने चाहिए अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए। लोगों ने 2 महीने में भी एग्ज़ाम निकाले हैं, 1 महीने में भी एग्ज़ाम निकाला है, इसी तरीके से 6 महीने में भी एग्ज़ाम निकाले हैं। हमारे भाई हैं, कुल उन्होंने 40 दिन की तैयारी करके JRF निकाला था। ठीक है, तो 3 महीने, और मैं कहूँ तो मेरी जो फोकस स्टडी थी वो कह सकता हूँ घरचे में पूरे 4-5 महीने लगा रहा था, लेकिन असल जो स्टडी थी वो बस आप कह सकते हैं कि 70-80 दिन की थी असल स्टडी, बिल्कुल बिल्कुल फोकस के साथ। वरना हाँ, मैंने शुरुआत की थी 5-6 महीना पहले और 5-6 महीना उसमें लगाए थे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 3-6 महीना, इससे ज़्यादा की तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इससे ज़्यादा की तैयारी। ठीक है, अगर कोई पढ़ने वाला हो तो इससे ज़्यादा की बिल्कुल तैयारी नहीं है। 10-10 बार रिवीजन करके, और याद रखना इसमें रिवीजन करना होता है, बार बार रिवीजन करना, क्योंकि आपको अगर सिलेबस पढ़ना हो तो आप जो है सिलेबस पूरा जो है 15 दिन में पढ़ लेंगे। 20 दिन में मतलब पढ़ना, सिर्फ रीडिंग मारना हो तो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप रीडिंग मार देंगे। लेकिन असल क्या है, अब रीडिंग मारने के बाद आप हाईलाइट करें और जिनके नोट बनाना है नोट बनाएं और फिर उसके बाद उनका रिवीजन करें। ठीक है, कैसे और पढ़ाई कैसे करना है, किन किताब को कैसे पढ़ना है वो इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो में कभी बताऊंगा, और नोट कैसे बनाना है, किन के बनाना है, किन के नहीं बनाना है, क्या बनाने की ज़रूरत भी है, वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो सिर्फ 3 से 6 महीना चाहिए। फोकस स्टडी इज नीडेड, फोकस स्टडी चाहिए। बड़ा कितना भी बड़ा दिमाग हो, देखे दिमाग तो मैं मानता नहीं हूँ। पहली बात, मेहनत असल मेरे यहाँ ऊपर होती है, मैं मेहनत को मानता हूँ, दिमाग किसी का बड़ा नहीं होता, कोई इंटेलिजेंट वगैरह मैं मानता नहीं हूँ। मेहनत करेंगे सबका हो जाता है। तो आपको मेहनत के लिए फोकस स्टडी चाहिए जी, फोकस स्टडी चाहिए, मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए कि आप बिल्कुल इसी के लिए वक्फ हो जाएं। ठीक है, आप 5 महीना ना दें जैसे मेरी तरह, बिल्कुल 5 महीने इसी को दें, लेकिन आखिरी 1 महीना तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को देना चाहिए कि जिसमें आप तकरीबन 8 घंटा पर एवरेज पर डे, 10 घंटा 12 घंटा आप पढ़ रहे हो, जैसे मैंने पढ़ाई की थी, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं हम जॉब भी कर रहे हैं। भाई जॉब करके मुश्किल निकलेगा, नहीं निकलेगा। कुछ ही एक्सेप्शन होंगे जो निकालते होंगे जॉब करके, और जॉब करके भी वे निकालते होंगे 3-3 बार में, 3-3 साल में, 4-4 साल में। अगर आपको चाहिए कि पहली बार में ही एग्जाम निकालना है तो जॉब वगैरह छोड़ें। ठीक है, या फिर ऐसी जॉब करें जिसमें तकरीबन आपको 5-6 घंटा तो पढ़ने के लिए मिल जाए, 5-6 घंटा 7 घंटा पढ़ने के लिए मिल जाए। हालांकि इसी बार में हमारे एक तैयार करने वाले, मेरी हैदराबाद में उनसे मुलाकात हुई थी, माशाल्लाह उन्होंने जो है 10-12 घंटा जॉब की और 5-6 घंटा डेडिकेशन के साथ निकाला है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनका JRF निकले और वो हमारे अरबिक स्टडी ग्रुप इंडिया की शान बने। बहुत ज़बरदस्त वो एक एग्जाम्पल है, एक नमूना है, जिस तरीके से उन्होंने 10-12 घंटे की जॉब की गूगल के अंदर और उसके बाद 5-6 घंटा 7 घंटा हमेशा वो पढ़ते थे, बहुत मेहनत की है। तो इस तरीके की मेहनत की ज़रूरत होती है, तब जाके ये सब निकलते हैं। मजाक उजाक में नहीं निकलता, ये कोई मजाक है? उन बेचारों से पूछो जिन्होंने 7-7 अटैम्प्ट दिए, उनका JRF नहीं निकल रहा है। आपको आसान चीज़ लग रही है? आसान चीज़ नहीं है कि हल्के में निकल जाएगा एक बार पढ़ के और ये करके वो करके, नहीं निकलता है ऐसे। ठीक है, बिल्कुल तकरीबन एक महीना डेडिकेटेड वाला तो चाहिए, मैं कह रहा हूँ, इसके बगैर नहीं निकलेगा भाई साहब, समझ रहे हैं? नहीं निकलेगा। उनसे पूछें जो बेचारे JRF के लिए उन्होंने 3-4 महीना मेहनत की और 1% से रह गए और दोबारा फिर से दिया है, फिर भी उनको डर लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और कितनी एक बड़ी तादाद ऐसी होती है, मैंने भी उनको जाना है। मेरे एग्जाम देने से पहले जब मैं इसको नेट JRF को जानता भी नहीं था, तब भी उनको जानता था, जो सिर्फ 1-2% से रह जाते थे, 1-2% से रह जाते थे, 1-2% से रह जाते थे कई बार। अब देख सकते हैं
क्या परेशानी हो रही होगी, कितनी दिक्कत उन्हें बेचारों को हो रही होगी, क्योंकि पूरी जान डाल रहे हैं वो, ठीक है, फिर भी 1-2% की वजह से, किस्मत की वजह से उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो है वो अपने अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपके जहन में सवाल आए कि इसको भी वीडियो बनाई जाए, इस पर भी वीडियो बनाई जाए, इस पर भी वीडियो बनाई जाए, तो इंशाल्लाह मैं उन सब पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर 10 यूनिट हैं, वो 10 यूनिट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हमारा यूजीसी नेट अरबिक जो है, इसमें कितने, हमारे इस सिलेबस में कितने यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं, ठीक है। कितने यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं, और उन यूनिट को हम देख ले रहे हैं। पोइट्री टिल अब्बासीद पीरियड, ठीक है। इसमें पोइट्री आएगी अब्बासी पीरियड तक, चुनांचे अशरे जाहिली में जो शायरी हुई है, इसी तरीके से अब्बासी में, इस्लामी में, इसमें इस्लामी में, मुखज़रमीन में, इनके ताल्लुक से हम गुफ्तगू करेंगे, जिसमें इम्रुल कैस हैं, ज़ुहैर बिन सलमा हैं, अंतरा बिन शद्दाद हैं, आमिर बिन कुलसूम हैं। इसी तरीके से मुखज़रमीन में से आपके हस्सान हैं, काब हैं, खनसा हैं, इसी तरीके से आपका जो है हुतैया हैं। फिर इस्लामी में आपका अख्तल हैं, फरजदक हैं, इसी तरीके से आपका उमर बिन रबिया हैं, इसी तरीके से जरीर हैं, और ये फिर अब्बासी में आपका बशार हैं, अबू नवास हैं। तो इन लोगों को हमें पढ़ना होता है, इनके मुतालिक हमें पढ़ना होता है, और इस तरीके से सवाल आते हैं। फिर उसके बाद प्रोज है, जिसमें आपको हम पढ़ेंगे उस बिन साइदा को पढ़ेंगे, इसी तरीके से उक्सुम बिन सैफी को पढ़ेंगे। वो आप सिलेबस देख लेंगे, मैं सिलेबस नहीं लाया, बस आपको बता दूं कि आपके जहन में एक थोड़ा सा खाका बैठ जाए। इन लोगों के बारे में पढ़ना होता है। तो खुतबा में कौन हुए, उक्सुम बिन साइदा हुए, उक्सुम बिन सैफी हुए, हज्जाज बिन यूसुफ हुए, अली बिन अबी तालिब हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। इसी तरीके से आपका जो है कुरान हदीस के मुतालिक थोड़ी सी हमें गुफ्तगू करना पड़ती है, बेसिक मालूमात जाना लेना पड़ती है। इसी तरीके से तारिक बिन ज़ाद हुए, का हज्जाज बिन यूसुफ हुए। फिर उसके बाद कुत्ताब में से अब्दुल हमीद कातिब हुए, इब्नुल अमीद हुए। इसी तरीके से आपके जाहिद हुए, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा हुए। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से आपके कादी फाजिल हुए, साहिब ने अब्बाद हुए, और इसी तरीके से आपके जो है मकामात में से हमदानी वगैरह हुए। तो इनको पढ़ना होता है। फिर अंदलुसियन में और माइग्रेशन में तो अदब महाजरी को हमें पढ़ना होता है। अदब महाजरी क्या है, चलो उसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे। अदब महाजरी में जो है हमें जुबरान के बारे में पढ़ना होता है, इली अबू माजी के बारे में पढ़ना होता है, रशीद अयूब के बारे में, मिखाइल नुआइमा के बारे में, इसी तरीके से नसीब अरीज़ा के बारे में, और इसी तरीके से जो है मिशाल मालूफ़ हैं, इलियास फ़रहात हैं, और इसी तरीके से आपका जो है रशीद सलीम अल-खूरी है, इनके बारे में पढ़ना होता है। फिर अंदलुसियन में जो है हमें जो है इब्न दर्राज अल-क़स्तली हैं, इब्न हानी है, इब्न खफ़ाजा हैं, इब्न ज़ैदून हैं। इसी तरीके से जो 3 लड़कियां हैं, हफ्सा हैं, इसी तरीके से 3 लड़कियां हैं, हफ्सा हैं, हमदूना हैं, इसी तरीके से वल्लादा हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। क्रिटिसिज्म में इसमें हमें नक़्द पढ़ना होता है, नक़्द की कैफ़ियत जानना होती है, असर जाहिली में कैसा नक़्द था, नाबिग़ दुबियानी वगैरह, इस्लामी में क्या था, उम्वी में क्या था, अब्बासी में क्या था। और अब्बासी में चूँकि असल नक़्द की शुरुआत होती है, तो उन्हीं लोगों के बारे में हमें पढ़ना होता है, जैसे इब्न सल्लाम के बारे में, इब्न क़ुतैबा के बारे में, इसी तरीके से अबुल क़ासिम अल-आमदी के बारे में, इसी तरीके से क़ुदामा बिन जाफ़र के बारे में, जुरजानी के बारे में, ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। और इसी तरीके से जो है हमें असर हदीस के जो नुक़ाद हैं, इसी तरह हुसैन अहमद मरसफ़ी हैं, ताहा हुसैन हैं, अक्काद हैं, अहमद शाइब हैं, ठीक है, अहमद शाइब हैं, इसी तरीके से अब्दुस्सलाम अल-मुस्ती हैं, शौक़ी ज़ैफ़ हैं, गुनैमी हिलाल हैं, मोहम्मद मंदूर हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। रोहेट्रिक और बलागा में किताब बताऊंगा, लेकिन सबसे अहम किताब है जो बलागा वादिहा, सिर्फ एक ही चैप्टर है जो इससे बाहर है, बाकी पूरा का पूरा बलागा वादिहा में मौजूद है। वो किताब हम पढ़ाते हैं, उसका कोर्स भी अलग से भी लिया जा सकता है आप, और हम इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे। इल्मुल अरूज़ में सिर्फ तवील है, ठीक है, बसीत है, इसी तरीके से कामिल है, खफ़ीफ़ है, ठीक है। ये 4 बहूर हैं, और इनके मुतालिक हमें डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स में बहुत सारी जो अहम मसादिर हैं, जैसे अल-अग़ानी है, इक़्दुल फ़रीद है, इसी तरीके से आपकी अल-कामिल है, इसी तरीके से मरवजुज़ ज़हब व मादनुल जौहर है, इसी तरीके से इब्न खल्लिकान की जो मुक़द्दमा है, इसी तरीके से आपका वफ़ायातुल आयान है, इसी तरीके से असर हदीस में जो है हमारे भाई अहमद अमीन की जो 3 किताबें हैं, फ़जलुल इस्लाम, दुहल इस्लाम, दहरुल इस्लाम, इनके मुतालिक पढ़ना होता है। अल-अमाली हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है मौजमुल उदबा है, याक़ूत अल-हम्वी की किताब है, इसी तरीके से फुतहुल बुल्दान है, अल-बलाज़री की किताब, इसी तरीके से आपका जो है लुग़ा में जो किताब है अल-मुज़हिर है सुयूती की, इन किताबों को पढ़ना होता है, थोड़ी डिटेल इनके बारे में, और जो मुअल्लिफ़ीन उनके बारे में भी जानना होता है। मॉडर्न पोइट्री में चुनांचे मॉडर्न पोइट्री प्रेज़ में जो शुआरा हैं उनको पढ़ना होता है, ख़ासकर मशहूर शुआरा जो हैं बारूदी हैं, शौक़ी हैं, इसी तरीके से जो है आपका हाफिज़ इब्राहीम हैं, आपके खलील मतरान हैं, उमर अबू रीशा हैं, नज़ार क़ुब्बानी हैं, अब्दुल्ला बरदूनी हैं, महमूद दरवेश हैं, इसी तरीके से अदनवीस हैं, नासिकुल मलाइका हैं, ठीक है। इसी तरीके से इन लोगों के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर उसके बाद नॉवलिस्ट में से अगर हम चले जाएं तो नॉवलिस्ट में जो आपके
मकालात में जो है आपका रफ़ात तातावी है, मोहम्मद अब्दू है, इसी तरीके से नजीब महफूज हैं, इसी तरीके से आपका और भी जो नॉवलिस्ट हैं, नए नॉवलिस्ट जो अभी हमारे जोड़े गए हैं, जैसे आपका लैला उस्मान है, इसी तरीके से हला मुस्तगानवी है, इसी तरीके से आपका जो है गाजी अल कुसैबी हैं, अब्दुर्रहमान अल मुनीफ है जिनका नाम है, ठीक है। इसी तरीके से इब्राहिम अल कुनी, इन नए बंदों को भी जोड़ा गया है। इसी तरीके से आपका हन्ना मीना है, इन लोगों को हमें पढ़ना होता है। और फिर जो है किस्सा कसीरा में जो है आपके कौन कौन आते हैं, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती आते हैं, अहमद तैमूर आते हैं, इसी तरीके से ज़करिया तामिर आते हैं, इसी तरीके से यूसुफ इदरीस आते हैं, ihसान अब्दुल कुद्दूस आते हैं। इन लोगों को हमें पढ़ना होता है। और इसी तरीके से आपका जो ड्रामा है, ड्रामे में कौन आते हैं, ड्रामे में मारून अन्नक़ाश, तौफ़ीक़ अल हकीम, इसी तरीके से सादुल्लाह वन्नूस, इसी तरीके से अज़ीज़ अबाज़ा और अली अहमद बाक्सिर, इन लोगों के बारे में हमें पढ़ना होता है। यानी 43 सबसे ज़्यादा लेंदी टॉपिक अगर कोई है 3 यूनिट के बराबर, ये 7वां यूनिट है, 3 यूनिट के बराबर। और मैं इसको जब भी पढ़ता था 1-2 यूनिट की हैसियत इसको देता था, लेकिन हाँ ये 8वां और 10वां यूनिट भी बिल्कुल एक ही यूनिट के बराबर है बस, ठीक है। 8वां यूनिट में स्कूल्स वगैरह, ट्रेंड्स वगैरह पढ़ना पड़ता है। जैसे स्कूल्स वगैरह कौन से हैं, मदरसतुल क्लासिकिया है, रोमांसिया है, वाक़इया है, रमज़िया है, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। 4 मदरसे हैं। इसी तरीके से शेर हुर के बारे में, और ट्रेंड्स में, इत्तिजाहात में, बल्कि मदरसे मैंने अलग बता दिया, ये इत्तिजाहात बताए। मदरसे कौन है, राबिता कलमिया है, उंदलुसिया है, इसी तरीके से जमात अबोलो है, और इसी तरीके से मदरसे दीवान है, इनके बारे में पढ़ना होता है। फिर इंडियन अरबिक लिटरेचर में जो अरब शुआरा गुजरे हैं, हिंदुस्तान में जो अरबी के शुआरा गुजरे हैं, उनको पढ़ना होता है। जैसे आपका जो है शुआरा की बात करें तो फ़ज़ल खैराबादी हुए, फ़ज़ल हसन सहारनपुरी हुए, अनवर शाह काश्मीरी हुए, मोहम्मद नाज़िम नदवी हुए, उमर क़ादी अल मलकूती हुए, इसी तरीके से अब्दुल क़ादिर अल फ़सफ़री हुए, इनको पढ़ना होता है। और इसी तरीके से नस्र में किनको पढ़ना होता है, नस्र में पढ़ना होता है हमें शाह वली मुहद्दिस देलवी को, नवाब सिद्दीक़ हसन खां को। इसी तरीके से ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। नाम क्या लें, पूरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर अरब वर्ल्ड में जो है, अरबिक वर्ल्ड, हमें 22 कंट्रीज़ के बारे में, 22 कंट्रीज़ जो हैं अरब की, 22 कंट्रीज़, उनकी जो है अरब वर्ल्ड के बारे में, वही जो जीके है तो उनके बारे में, उनकी करेंसी को जानना, उनकी राजधानी को जानना, उनके यहाँ कौन सा निज़ाम हुकूमत चल रहा है, कौन सा डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है, या इस तरीके से आपका हायरार्की चल रही है, अनार्की चल रही है, क्या चल रही है, मिल्कियत है, बादशाहत है, क्या चल रही है, वो सब हमें देखना होता है। इसी तरीके से उनमें कौन कौन से शहर कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछना होता है, ये सवाल पूछे जाते हैं। सऊदी अरब के मशहूर शहर कौन से हैं, यमन के मशहूर शहर कौन से हैं। फिर इसी तरीके से ट्रांसलेशन होता है जिसमें वोकैबुलरीज होती है, खासकर सियासी और इसी तरीके से इक्तिसादी, सियासी और इक्तिसादी वोकैबुलरीज को हमें देखना होता है। फिर इसी तरीके से ग्रामर का कुछ पोर्शन है। इस बार सिर्फ एक सवाल आया था, लेकिन ग्रामर को ये आगे बढ़ाते जाएंगे क्योंकि ये लोग चेक कर रहे हैं कि सिर्फ आप रट्टा मार के आपका काम नहीं चलेगा, आपको समझना आना चाहिए, आपको अरबी आना चाहिए। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर OIC है, AL है, अरब लीग है, इसी तरीके से GCC है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसी तरीके से एलेस्को वगैरह है, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। ये कुछ खुलासा हुआ आपका अरबिक सिलेबस का। उम्मीद करता हूँ ये आपको मुफीद लगेगा। फिर उसके बाद देखें, अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको देख लेना चाहिए, PYQs को ज़रूर देख लेना चाहिए। PYQs जो है आपको मुख्तलिफ किताबों में मिल जाएंगे, जो अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ। आगे जो किताबें जिक्र हैं, आगे का जो सिलेबस है वो किताबों के मुतालिक है, ठीक है। आगे का क्या है, किताबों के मुतालिक है कि उसमें कौन कौन सी किताबें हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल करेंगे। तो PYQs को अच्छे से देखें, और PYQs को शुरुआत करने से पहले आपको 2 चीज़ें देखना है। सिलेबस जो मैंने आपको दिखा दिया, वो आप अपना सिलेबस प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद PYQs जो है प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, ये मुख्तलिफ किताबों में मिल जाएंगे। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें 2004 से 2013 तक है, बहुत सारी किताबों में 2013 के बाद का है। हालांकि अभी मैं कोई ऐसी किताब नहीं जानता कि जिसमें 2014 से लेके 2004 से लेके 19-20 तक हो, मैं ऐसी कोई किताब नहीं जानता। वेबसाइट है एक, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उससे आपको इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो वेबसाइट, ठीक है, जहां पर आपको PYQs सारे के सारे मिल जाएंगे। लेकिन प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये PYQs जो है हम भी इंशाल्लाह क्विज़ की शक्ल में PYQs डालेंगे, अपना जो क्रैश कोर्स होगा बच्चों के लिए। और इसी तरीके से जो है बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे भी PYQs पड़े हुए हैं, आप उनको हल कर सकते हैं। तो प्रिंट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, जितने किताबें में मौजूद हैं। बाकी हाँ, नए जो नए पैटर्न से अभी तक 3 एग्जाम हुए हैं, नए पैटर्न से 3 एग्जाम हुए हैं, इनको प्रिंट करा के जरूर रख लीजिएगा। एक मुझसे पहले हुआ था नए पैटर्न का दिसंबर 2019 में, और दिसंबर 2020 में मेरा वाला, और दिसंबर 2021 में हुआ है अभी जो, ठीक है, यानी एक साल में। तो ये 3 एग्जाम हैं, इनके जरूर प्रिंट करा के रख लीजिएगा जो नए वाले हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से तो अब एग्जाम आ रहा है। हम पीछे वाले बस वो याद करने के लिए हैं, रिवीजन करने के लिए पीछे वाले, लेकिन असल तो इसी को समझना है। पैटर्न जो हमें समझ में आएगा वो दिसंबर 2019 से समझ में आएगा, ठीक है।
जून है या दिसंबर है, ठीक है, जून 2019 होगा। फिर उसके बाद दिसंबर 2020 और जो अभी हुआ है दिसंबर 2021, इससे असल पैटर्न समझ में आएगा, वरना पहले वालों से पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। और सिलेबस, तो ये दो चीज़ें आपको पहले करना है, और सिर्फ पहले ही नहीं करना है, पीवाईक्यूज़ को पहले देखने के बाद आपका एक माइंड बन जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद हमेशा इसको अपने साथ रखना है, हमेशा अपने इसको साथ रखना है, हमेशा पीवाईक्यूज़ को आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी किताबें हैं, मसादिर और मराजी आप पूछते रहते हैं, उनके बारे में चलो हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहली किताब अगर आप किसी उस्ताद से गुफ्तगू करेंगे तो आपको बताएगा कि आप जो है तारीख़ुल अदबिल अरबी पढ़ लें। कौन सी किताब पढ़ लें आप? तारीख़ुल अदबिल अरबी, जो कि किसकी किताब है? हसन ज़ैयाद की किताब है। ये किताब ज़रूर आपको ख़रीद के रखें। इस किताब से हमेशा रेगुलर 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस किताब की इबारतें उठाकर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये किताब आप पढ़ें। और एक बात याद रखें, जितनी भी किताबें मैं बता रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आप अपने सिलेबस का ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सिलेबस से ज़्यादा भी है, कम भी है, किसी में ज़्यादा भी है, ठीक है, सिलेबस से अलग भी है। तो जो भी किताब मैं बता रहा हूं, इस बात को लेकर जहन में रखकर कि आपको जो है इसमें से सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ना है। कोई भी किताब हो, जैसे तारीख़ुल अदबिल अरबी में है, अदब उस्मानी वगैरह पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, मिस्र का जो अदब था, अदब नेतात, तो हमें वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, तो हम क्यों पढ़ेंगे? तो बस याद रखना, जो भी किताबें हैं उसमें से हमें अपना सिलेबस में पढ़ना है। और एक बात याद रखें, इंशाल्लाह तारीख़ुल अदबिल अरबी की MCQs की वीडियो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे मौजूद हैं। इसी तरीके से MCQs जो है हमारे पेड कोर्स में बने हुए हैं, तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्दी इंशाल्लाह मेरा इरादा है तारीख़ुल अदबिल अरबी का अरबी में मुलख्खस इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। अरबी में मुलख्खस का मतलब क्या है? वो पॉइंट जो है जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको पढ़ना होगा। इंशाल्लाह मैं उसका मुलख्खस आपके सामने पेश करूँगा, और फिर मुलख्खस बनाने के बाद मैं PDF को आपको दूँगा और उसकी वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक किताब हो गई, तो ये किताब ज़रूर पढ़ें, इस किताब को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद हन्ना फ़ाखुरी की एक किताब है अल-जामे फ़ित तारीख़। अल-जामे फ़ित तारीख़ ये कदीम भी है, हदीस भी है, 2 जिल्दों में है। कदीम में असर अब्बासी तक और हदीस में असर हदीस महाजर वगैरह भी जिक्र किया है इन्होंने। तो इनकी दोनों ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी दोनों ही किताबें बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसी तरीके से तारीख़ुल अदबिल अरबी का शौक़ी ज़ैफ़ का जो सिलसिला है, तकरीबन 9-10 किताबें हैं, उनमें से जो सबसे अहम किताब है वो किताब है असर हदीस पर, अल अदबुल अरबी अल मुआसिर लिशौक़ी ज़ैफ़ फ़ी मिस्र लिशौक़ी ज़ैफ़, अल अदबुल अरबी अल मुआसिर फ़ी मिस्र लिशौक़ी ज़ैफ़। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ेंगे। इनके सिलसिले में अदब जाहिली पे भी है, अदब इस्लामी में भी है, और बहुत सारी डिटेल है। उस डिटेल में जाने के लिए मैं नहीं कहूँगा, आपको लगे तो चले जाना, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। सिर्फ एक किताब पढ़ लेना इनकी, वो कौन सी है आपकी? अल अदबुल अरबी अल मुआसिर फ़ी मिस्र लिशौक़ी ज़ैफ़, ठीक है। उसके बाद जो है तारीख़ुल अदबिल अरबी उमर फ़र्रुख़, ये एक किताब है, मैंने इसको नहीं पढ़ा और आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है तारीख़ुल अदबिल लुग़ल अरबिया जुर्जी ज़ैदान की ये किताब है। तारीख़ुल अरब क़ब्ल अल इस्लाम मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई की ये किताब है। अल मुफ़स्सल फ़ित तारीख़ अली अल जारिम व अहमद अमीन। आपको पता है, एक टीचर के कहने से, हमारे अपने टीचर के कहने से इसी किताब से मैंने शुरुआत की थी। तो ये मुफस्सल है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तफसील है अली अल जारिम की, और अहमद अमीन की जो किताब है इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया था और बहुत ख़ास इससे फ़ायदा हुआ नहीं था। लेकिन चूँकि तारीख़ की किताबों में तो जो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें वो जा सकते हैं, वरना ये 2 किताबें यकफ़ीकुम, ठीक है, काफ़ी होंगी, यकफ़ियानिकुम, ठीक है, ये दोनों किताबें आपको काफ़ी होंगी। फिर उसके बाद अलग अलग यूनिट पे ख़ास किताबें भी बताई जा सकती हैं, लेकिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देखें जो अदब हिंदी है उसमें मैंने 2 किताबें बताई हैं। तारीख़ुल अदबिल अरबी फ़ी शबिल क़ार्रा अल हिंदिया अहमद इदरीस की, अपने सिलेबस का पढ़ना। फिर उसके बाद जमालुद्दीन फ़ारीक़ी की आलामुल अदबिल अरबी फ़िल हिंद, ये किताब मंगा लेना, मिल जाएगी। और अहमद इदरीस की किताब जो है फ़ोटोकॉपी करा लेना, फिर नेट पर ही पढ़ लेना, अपना PDF में ही पढ़ लेना। फिर उसके बाद 8वें यूनिट के लिए अल इत्तिजाहात वल हरकात सलमा खदरा अल जियूशी की, जो लास्ट में सबसे किताब है, इसको पढ़ लेना। किसकी? सलमा खदरा अल जियूशी की, ये किताब पढ़ लेना। वरना स्पेशल नक़द पे किताबें बताई जाए, हालांकि नक़द के जो बंदे हैं आपको इन किताबों में मिल जाएंगे, नक़द के जो बंदे हैं ना इन किताबों में मिल जाएंगे। और हाँ, नक़द के लिए अलग किताबें पढ़ सकते हैं कि हाँ हम समझेंगे भाई साहब कि इब्न क़ुतैबा, अगर आपको उतना डीप जाना है कि हमें समझना है कि इब्न क़ुतैबा की नक़दी आरा क्या थी, सिर्फ उनकी सीरत को नहीं पढ़ना है, तो आप जो है उनकी स्पेशल बुक्स भी पढ़ सकते हैं। उनके लिए बहुत सारी स्पेशल बुक्स हैं, इंशाल्लाह उनको आपको बताया जाएगा। वरना ज़िंदगी पढ़ना ही काफ़ी होता है, ज़िंदगी पढ़ें और किताबें याद करें। तो ये कौन सी हैं? मसादिर हैं। ये किताबें क्या हैं? मसादिर हैं। आप इन किताबों पे अच्छे से फोकस करें, अच्छे से इनको याद करें। तारीख़ुल अदबिल अरबी अच्छे से पढ़ें,
जामे फिल तारीख, ये भी किताब अच्छे से पढ़ें। ये किताब भी आप देख लें, आलामुल अदब फिल हिंद जो है इसको अच्छे से पढ़ लें। इल्तिजाल वल हरकात, ये किताब भी सलमा खज़र अल जयूशी की पढ़ें। और इसी तरीके से शौक़ी ज़ैफ़ की अल-अदबुल अरबी अल मुआसिर फ़ी मिस्र है, तारीख़ुल अदब अल अरबी आप देख सकते हैं, अच्छी लगे तो पढ़िएगा, ठीक है। सब चेक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा लगे। अगर आपको कोई किताब किसी को होता है अच्छी लगती है, कोई किताब किसी को अच्छी नहीं लगती, वो सबके अपने मिजाज के हिसाब से होता है। वरना मेरी अगर बात करें तो मेरी बात तो करना भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत कम मटेरियल पढ़ा था, मैंने आपको बताया है। मैंने तो समझे कि अगर मैं बता दूं आपको कि मैंने कितनी बार कहा है मैं अपना मटेरियल बता दूं तो आप कहेंगे कि ऐसे JRF नहीं निकलता भाई साहब जैसा तुम्हारा निकल गया है, ठीक है। बहुत कम किताबें थी, बहुत कम मटेरियल था। फिर उसके बाद दलीलुल इख्तिबार अत-तनाफुसी, दलीलुल इख्तिबार अत-तनाफुसी, अब ये क्या हुआ, ये मराजे हैं, ये मसादिर हुए और ये हुए आपके मराजे। और मराजे का मतलब ये है इंडिया में जो किताबें, तो तकरीबन मैं समझूँ अहमियत के हिसाब से मैंने किताबों को रख दिया है। अहमियत इस हिसाब से रखी है कि उसमें सिलेबस मौजूद है पूरा का पूरा। जैसे दलीलुल इख्तिबार अत-तनाफुसी, अब बिल्कुल सही तहलील मैं इसकी करूँगा। इसमें जो है तकरीबन 9 यूनिट बयान किए गए हैं, 9 यूनिट कहेंगे, हाँ 10 यूनिट। लेकिन ये एक बात है कि मटेरियल कम है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रखने की कोशिश की हैं और इन्होंने अपने MCQs में PYQs के क्वेश्चन को लाने की कोशिश की है। MCQs जो इन्होंने दिए हुए हैं हर चैप्टर के बाद में, तो उसमें अक्सर क्या किया है कि PYQs को क्वेश्चन को लाने की कोशिश की है और बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन हाँ, मैं उस तरह नहीं कहूँगा कि कोई कह रहा है कि सिर्फ विकीपीडिया से उठा के रख दिया इस किताब में और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, विकीपीडिया से भी उठाया है। और याद रखिए थोड़ा सा मटेरियल कम है, इसमें मटेरियल कम है, लेकिन फाउंडेशन बनाने के लिए किसी के लिए बहुत मुफीद हो सकता है। किताब ख़रीदना चाहिए, ख़रीदें, ठीक है। इस्माइल मुजद्दिदी की किताब है, ये नाम ही सुना है मैंने, लेकिन बच्चों ने कभी कभी स्क्रीनशॉट भेजे, अभी तक मेरे पास नहीं आ पाई है। ये इस किताब में भी शायद तकरीबन 75% 70% सिलेबस है, तो ये किताब भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद तारीख़ुल अदब अल अरबी सवालन व जवाबन, मेहदी हसन की किताब है। ये कभी मुफीद हो सकती थी, लेकिन अभी इस पे ये वो किताबें अब नीचे वाली जिन पे किसी पे भी एक किताब पे या सब पे भी, सब किताबों पे भी आपका एक पे तकिया नहीं किया जा सकता। अब उस हिसाब का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आप पहले आप तकिया कर सकते थे इन किताबों पे, ये सिर्फ जो है आपकी सपोर्ट मटेरियल हो सकते हैं, बस सपोर्ट मटेरियल, इसके अलावा कुछ नहीं। बल्कि मैं सबको कहूँगा दलील इख्तिबार तनाफुसी तो आपकी बेस और फाउंडेशन थोड़ी थोड़ी कहीं ना हो सकती है, ठीक है। सिर्फ एक बेस बनाने के लिए इस्माइल मुजद्दिदी की किताब अगर उसमें सिलेबस है, शायद उसका भी नाम ऐसे ही है, दलील इख्तिबार टाइप, ठीक है। लेकिन ये किताबें जो हैं कभी भी आपके लिए नहीं हो सकती। बस ये इसमें क्या है, तारीख़ुल अदब अल अरबी में कुछ मुख्तसर लिखा हुआ है, तो आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए। फिर ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ यहाँ मालूमात नहीं है तो कुछ यहाँ मिल गई, कुछ यहाँ मिल गई, कुछ यहाँ मिल गई, कुछ यहाँ मिल गई। तैयारी तो ऐसे ही होती है ना, कुछ यहाँ मिल गई, 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 और पूरा हमारा ज़ख़ीरा बनता जा रहा है अपनी मालूमात का, और आप अपनी मालूमात को वसी करते जा रहे हैं। फिर एग्ज़ाम में आपको कोई हटा ही नहीं सकता, आप फोड़ के आएंगे एग्ज़ाम। तो इसलिए भी हमें किताबें ख़रीदना चाहिए। मैं तो किताब बहुत ख़रीदता हूँ, ठीक है, आपको ही पता है। अब भी आपके सामने मैंने कितनी किताबें ख़रीदी, दलील ही मैंने अपने एग्ज़ाम के बाद ख़रीदी। फिर आलामुल अदब अल अरबी अभी परसों 10 दिन पहले मैंने मंगाई है अपने एग्ज़ाम के। मेरा एग्ज़ाम नहीं है लेकिन पढ़ना चाहिए, ठीक है, किताबें रखना चाहिए अपने पास। तो तारीख़ुल अदब अल अरबी सवालन व जवाबन, ये MA के लिए, अब तो JNU के MA के लिए भी ये मुफीद नहीं है। JNU का MA भी और हार्ड हो गया और डिफ़िकल्ट हो गया और अलग अंदाज में आ गया। मेहदी हसन साहब की जो किताब है, अगर ये चाहते हैं कि इनकी किताब और आगे हमेशा चले तो इनको अपडेट करना चाहिए, थोड़ी मालूमात अपग्रेड करना चाहिए, न्यू सिलेबस के मुताबिक इनको लाना चाहिए। तलख़ीस फ़िल अदब अल अरबी, शमीम अहमद की जो किताब है वो भी अच्छी किताब है, लेकिन जो है जिनकी अरबी थोड़ी अच्छी नहीं है, अरबी भी कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा घना घना लिखा हुआ है, थोड़ा करीब करीब लिखा हुआ है, एक छोटी सी किताब है बिल्कुल, तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तलख़ीस फ़िल अदब अल अरबी अच्छी किताब है। मालूमातुल आम्मा फ़ी तारीख़ अल अदब अल अरबी, इस किताब की बुनियाद पे जो है मैंने इफ्लू में एग्ज़ाम दिया था, 96 नंबर आए थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी किताब है। यहाँ पर क्या है, इस किताब में किसी किताब में नहीं है 2004 से लेकर 2013 तक, तो 13 में ये किताब लिखी गई थी, 13 तक या 12 तक सारे क्वेश्चन पेपर मौजूद हैं। जैसे एजाज़ अहमद ग़िनाई ने अपनी किताब में सारे के क्वेश्चन नहीं लिखे, मेहदी हसन ने भी अपनी किताब में सारे क्वेश्चन नहीं डाले हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर नहीं डाले हैं। लेकिन ये किताब जब लिखी गई 2013 में, उससे पहले के सारे पेपर यहाँ पर मौजूद हैं। 2004 से लेके 2013 तक सारे पेपर मौजूद हैं। एक किताब है लम्हात अनिल अदब अल अरबी, नाम अबुल कलाम या अहमद अब्दुल्ला शय्यास ऐसे कुछ हैं, मादखल फ़ी तारीख़ अल अदब अल अरबी, ठीक है, इन दोनों के अबुल कलाम या हैं। तो ये किताबें भी बस जो है सपोर्ट मटेरियल के लिए हैं कि बस थोड़ी मालूमात यहाँ से मिल जाए, थोड़ा यहाँ से मिल जाए, ठीक है, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप जो है बस किताब को लेके बैठ जाएं। तो इस तरीके की किताबें हैं ये, तो ये मराजे हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, मराजे हो गए, इनसे अच्छे से फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके बाद जो है मोर, और क्या भाई साहब, और भी चाहिए क्या, तो सुन लो, और चाहिए आपको। देखें विकिपीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आप जो है सिर्फ विकीपीडिया में क्या डाला है मैंने, गूगल सर्च में क्या है, जब आप डालेंगे कि इमरुल कैस, हयात इमरुल कैस, तो आपको सुतूर आएगा, मारिफा आएगा, मौजू आएगा। ये बस मिसाल लिख दी, वरना और भी बहुत सारे मौजूआत कभी कभी PDF भी मिल जाती हैं, तो उनसे आप जो है अपने नोट भी बना सकते हैं। अपने नोट बनाएं विकीपीडिया को खोल के, पहले तो विकीपीडिया को पढ़ते पढ़ते ये सब पढ़ के अपने नोट बना लें। एक काम ऐसे भी किया जा सकता है, मैं बताऊंगा चलो किसी और वीडियो में। फिर उसके बाद जो है आप किताबें पढ़ें, स्टैंडर्ड किताबें। फिर स्टैंडर्ड किताबों में माना क्या करें कि आप विकीपीडिया को खोलें कि आपने क्या करा कि मुझे इमरुल कैस के बारे में पढ़ना है, इमरुल कैस डाला, विकीपीडिया से नोट बना लिए। फिर उसके बाद सुतूर में जो है, मारिफा में जो है, मौजू में जो है, या PDF कोई वहाँ पर मिल गया तो उससे अपने नोट बना लें। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप हसन ज़ैयात में पढ़ा, अब हसन ज़ैयात की किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो इमरुल कैस पे जो एक्स्ट्रा है अपने नोट में इजाफा कर लें। फिर उसके बाद कोई और किताब पढ़ें, हन्ना फाखूरी की पढ़ें, तो इमरुल कैस के बारे में कोई इजाफा है अपने नोट में लिख लें। फिर उसके बाद आप कोई और किताब पढ़ रहे हैं तो आप उमर फ़ारूक की किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें जो इजाफा है वो अपने नोट्स में इजाफा कर लें। तो इस तरीके से भी एक तैयारी की जा सकती है और मुझे लगता है ये बेस्ट तैयारी रहेगी। तो आप जो है इनका सहारा भी ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स का सहारा ले सकते हैं, जिसमें हमारा चैनल अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया बिल्कुल दहाड़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इन्हीं नोट्स की वजह से मैं कहता हूं कि नोट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैंने नहीं बनाए थे नोट, बिल्कुल जो एक्स्ट्रा वाला, मतलब जब अलग किताबें पढ़ी, एक्स्ट्रा चीज़ें मिली तो उसके नोट बनाऊंगा, उसके बनाए थे बस। तो अल बयान का नोट्स है, ये 1-2 यूनिट पे है, काफ़ी अच्छा है। अदब हदीस पे काफ़ी अच्छा है। इसी तरीके से यूनिट 1 भी है। अल मुर्शिद ने अभी निकाला है, शायद अल मुर्शिद का किसका पूरे 10 तकरीबन 9 या 8 यूनिट का इन्होंने निकाला है, 8 यूनिट का निकाला, बहुत बेहतरीन है, सबको प्रिंट कराना चाहिए। मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है। और फिर हमारे भी नोट हैं, लेकिन हमारे नोट जो है पेड में से आते हैं। हालांकि बहुत सारे नोट मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो बिल्कुल मैं अपनी इब्दाआत के साथ अपने नए अंदाज में निकालता हूं। जैसे कभी अलकाब को मैंने इकट्ठा किया, अस्मा को इकट्ठा किया, कभी मैंने सर्टिफिकेट को इकट्ठा किया, और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर करके मैं देता रहता हूं आपको। और इसी तरीके से फोकस एकेडमी के हैं, जैसे अदब हिंदी पे इनका काफ़ी अच्छा है, 50 सफ़े पे है। और इसी तरीके से अल बयान का या किसी का अदब हिंदी पे भी बहुत अच्छा है, अल बयान वगैरह का, तो वो नोट्स वगैरह हैं, आप उनको हासिल कर लें। और भी एक और नोट्स है जो छोटा सा बिल्कुल रिवीजन के लिए 10 यूनिट पे बिल्कुल मुख्तसर था, 10 वर्क में 10 पेजेस में उसको जमा कर दिया, वो बहुत अच्छा नोट है। तो ये नोट्स वगैरह भी आपकी मदद करेंगे। फिर उसके साथ जो है टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं आपके अपने हैं और बहुत सारे, उनको ज्वाइन करें, वहाँ पर क्विज़ वगैरह आती हैं। टेलीग्राम चैनल्स हैं, हमारी क्विज़ वगैरह हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया ऑफिशियल, तो वहाँ पर नोट्स मिलेंगे आपको, क्विज़ वगैरह मिलेंगी और बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें। आप अपना भी बना सकते हैं, आप अपना 5-6 बंदों का बनाएं जो बिल्कुल लगता हो कि आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करने वाले हैं, उनसे क्वेश्चन बनवाएं। आप खुद क्वेश्चन बनाएं, उनसे क्वेश्चन बनवाएं। और मैंने अपनी तैयारी के दरमियान बनाया था, आपको याद होगा जो उस वक्त से मुझे जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप पेड कोर्स है जो हमारा ASJ वगैरह, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इस बार का जो कोर्स होगा वो 3 महीने का होगा। हम 1 फरवरी से शुरू करेंगे, मार्च अप्रैल, इन 3 महीने में अपना सिलेबस हम खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद रिवीजन कोर्स 1 महीने का लाया जाएगा, 1 महीने का रिवीजन कोर्स होगा, वो अलग होगा इससे, ठीक है। 3 महीने का मैं लाऊंगा और उसकी फ़ी वगैरह डिटेल वगैरह क्या होगी वो इंशाल्लाह आपको 15 जनवरी 20 जनवरी के आसपास आपको उसके ताल्लुक से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। हमारे बच्चे इंशाल्लाह, उम्मीद है 7 से 10-12 बच्चे जो हमारे साथ शुरू से रहे हैं, और याद रखें मैंने आपको कभी छोड़ा नहीं है, पूरे 12-13-14 महीने से मैं आपके साथ रहा हूँ, हमेशा आपके साथ रहा हूँ, ठीक है। हमेशा आपके साथ रहा हूं और हमेशा आपको पढ़ाता रहा हूं, आपको मालूमात देता रहा हूं। अब भी आपके साथ हूं, आज भी मैंने आपको नहीं छोड़ा है और आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड इसी तरीके से